हेलो बच्चों, आप सभी का पवन की इतिहास की कक्षा में बहुत बहुत स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं आपकी इतिहास की पुस्तक जिसका नाम है भारतीय इतिहास के कुछ विषय। और आप लोग लगातार मुझे सब्सक्राइब कर रहे हैं और कमेंट भी आ रहे हैं, लाइक भी करें, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से मुझे सब्सक्राइब करते रहिए ताकि आप तक मेरी वीडियो सबसे पहले पहुंचती रहे। चलिए बात करते हैं आपका अध्याय नंबर 9 जो है शासक और विभिन्न इतिवृत्त। इसके 8 भाग अब तक जो है आप तक पहुंच चुके हैं। ये एक तरह से अंतिम भाग इस अध्याय से है और इसका जो विषय रहने वाला है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये बहुत बार आपके एग्जामिनेशन में आ चुका है। तो मुगल साम्राज्य के पतन हम पढ़ने वाले हैं, लेकिन 8वां जो अध्याय था वो था मनसब से संबंध। तो वहां से मैं 5 प्रश्न आपसे पूछने वाला हूं। मेल आपको करना है, सही मेल करना है, और मुझे पता है आपने ध्यान से सुना है और आप कर भी पाएंगे। चलिए बात करते हैं। सबसे पहला, मनसब से क्या अभिप्राय है? यहां ढूंढिए फटाफट शब्द और उसके साथ सुमेल कीजिए। तो सही उत्तर है मनसब का मतलब होता है दर्जा, पदवी या फिर स्थान। फिर दूसरा था स्वार। याद होगा आपको, मनसब को ही आगे चलकर जो है आगे चलकर 2 भागों में डिवाइड कर दिया था, क्योंकि जो मनसबदार थे वो चालाकी करने लगे थे, इसलिए जो है वो 2 जो है उसके भाग कर दिए गए। एक सवार था और एक था, याद होगा आपको, यस, जात और स्वार। बिल्कुल सही है। चलिए सवार का मीनिंग आपको समझना है कि स्वार क्या है। स्वार है घुड़सवार, जो सैनिक होते थे उससे संबंध जो है स्वार का होता था। उसके बाद आता है मनसबदारी प्रणाली। इसमें किसका सहयोग था? तो नाम एक ही है और वो था राजा टोडरमल की सहायता से जो है ये मनसबदारी प्रथा को अकबर ने शुरू किया था, जो बहुत इंपॉर्टेंट था। चौथा था कि सबसे बड़ा जो मनसब था वो कितने का था? तो सबसे बड़ा 12,000 का था और सबसे छोटा मनसब जो वो 10 का था। ठीक है। और जो 12,000 था वो केवल जो है राजघराने के लोग ही ले सकते थे, लेकिन जो राजघराने से परे के थे उनका सबसे बड़ा जो मनसब होता था वो 7,000 तक का होता था। जैसे कि राजा टोडरमल थे, बीरबल थे, इनको 7,000 की मनसब जो है वो दी जाती थी। ठीक है, अकबर के शासनकाल में। तो ये हम पढ़ चुके हैं। अब बात करते हैं आज का मुगल साम्राज्य के पतन के कारण, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मैं फिर से कहना चाहूंगा। तो बात करते हैं कि मुगल साम्राज्य जो है जिसकी नींव जो है 1526 ईस्वी में बाबर ने की थी। आप जानते हैं 1526 में पानीपत का युद्ध हुआ था, इब्राहिम लोदी को हराया गया था, और इस प्रकार से बाबर ने जो है सर्वप्रथम मुगल साम्राज्य की नींव जो है 5 युद्ध में पानीपत के युद्ध से की थी। क्लियर है। अब जो है इसी को आगे ले जाते हुए हुमायूं ने शासन किया, लेकिन हुमायूं ने ज़्यादा कुछ नहीं किया, लेकिन उसके जो बेटे हुए अकबर, उन्होंने इसे उन्नति के शिखर तक पहुंचा दिया अपनी मेहनत से, अपनी दूरदर्शिता से। कैसे? यहाँ के लोगों के साथ अच्छे संबंध स्थापित, खासतौर पर राजपूतों को अपना मित्र बनाकर जो है वो इस साम्राज्य को एक सशक्त भी बनाया और लंबा चौड़ा भी बनाया। काफ़ी लंबे विस्तृत क्षेत्र पर राज भी किया, तरीके से किया। ठीक है। और इसी की जिसकी नींव जो है इन्होंने रखी थी और सुदृढ़ बनाया अकबर ने, उसी की नींव जो है औरंगजेब के शासनकाल में डगमगाने लगी थी, क्योंकि अयोग्य शासक जब भी आते हैं तो उस घर की तबाही होती है, उस साम्राज्य की तबाही होती है। तो प्रारंभ कहां से हो गई थी? औरंगजेब के शासनकाल से। और औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात जो भी आगे शासक बने वो और भी नालायक साबित हुए। उनके कारण और भी जो मुगल साम्राज्य था वो पतन की प्रक्रिया लगातार जो बढ़ती चली गई, कम नहीं हुआ। और ये जो अयोग्यता थी, अयोग्य जो उत्तराधिकारी थे, इन्हीं के कारण ये जो पूरा साम्राज्य था वो ढह गया। ठीक है। अब इसके पीछे जो पतन के कारण थे, उसके पीछे 2 तरह के कारण जो है वो आते हैं, 2 हिस्सों में बांटा गया है। पहले कारण वो आते हैं में जो जिनके लिए औरंगजेब सीधा जो है उत्तरदायी थे। ठीक है। औरंगजेब जो शासक थे वो सीधा उत्तरदायी थे, जिसकी हमने बात करी थी, क्योंकि औरंगजेब में कुछ ऐसे कार्य किए होंगे, ऐसी खूबियां रही होंगी जिसके कारण ये जो है साम्राज्य पतन प्रारंभ हुआ। तो जिनके लिए औरंगजेब उत्तरदायी था वो क में आएंगे, और जिनके लिए औरंगजेब जो है प्रत्यक्ष तौर पर जो है जिम्मेदार नहीं था वो ख में आएंगे। ठीक है। तो पहले हम बात कर लेते हैं क भाग की, कि जिनके लिए औरंगजेब उत्तरदायी था मुगल साम्राज्य के पतन के लिए, वो कौन कौन से कारण थे। पहला, औरंगजेब की अति केंद्रीयकरण की नीति। अति समझते हो ना? अति, जब किसी चीज की अति हो जाती है, भाई बोलते हैं अब तो भाई गले तक हो गया। जैसे कृष्ण ने भी जो है जब 100 गालियों तक जो है वो वेट किया, लेकिन जैसे ही 100 के बाद एक गाली आई और उसने उसका सर जो है कलम कर दिया, है ना? तो वैसे ही माना अति हो गया। केंद्रीकरण
कि सारी शक्तियां केंद्र के हाथ में, और केंद्र में भी सबसे पहला कौन आता है, वो आता है सम्राट। तो सम्राट जो औरंगजेब था उसने अति केंद्रीकरण की नीति अपनाई। उसका मतलब क्या हुआ कि सारी की सारी शक्तियां जो है, एजुकेशन मिनिस्ट्री भी वही हो गया और डिफेंस मिनिस्ट्री भी हो गया, वो सारा का सारा जो मेन जो शक्तियां थे वो अपने हाथ, बहुत सारे, और राज्य के छोटे से छोटे कार्य भी वो देखने लगा था। अब राज्य को विश्वास नहीं था और हस्तक्षेप करने लगा था उनके कार्यों में। जो मंत्री, जैसे मंत्री बना दिया ना, ऐसा होता ना कांग्रेस जैसे केंद्रीय सरकार क्या है, प्रधानमंत्री है, उनके मंत्री है, तो मंत्रियों को काम दिया गया है ताकि जो है वो अच्छे से काम कर सके, उस विभाग की हर तरह की जानकारी उसे प्राप्त होगी तो वो अच्छे से काम करेगा। लेकिन भाई जो औरंगजेब था उसने क्या किया, अति केंद्रीकरण की नीति अपनाई। मतलब सारी जो शक्तियां थी अपने हाथ में ले, अधिकारों को, समस्त जो अधिकार थे उसे अपने हाथों में ले लिया। इससे क्या हो भी कि जब इनके काम भी वही करने लगा तो इनकी जो क्षमता थी वो कम होने लगी। जिस मंत्री को मालूम ही नहीं, अगर विदेश मंत्री का काम मोदी जी खुद ही करने लगे तो विदेश मंत्री का काम क्या रहेगा, वो तो क्या हो जाएगा, निकम्मा हो जाएगा। तो वैसे ही जो मंत्री थे, चाहे राज्य के थे चाहे केंद्र सरकार के थे, वो कैसे हो गए भाई, निकम्मे साबित। प्रशासनिक कार्य की जो कुशलता थी वो भूल गए, क्षमता भूल गए। समझाई ना बात। तो इस तरह से जो क्षमता न होना, ये भी क्या था, इनके कारण, अनुभवहीन होने के कारण उनको अनुभव नहीं रहा अपने काम करने का। तो इसलिए भी ऐसे अनुभवहीन जो सरकार थी वो गिरनी ही थी, उसका पतन होना ही था। क्लियर हो गया। तो ये हुआ औरंगजेब की अति केंद्रीकरण नीति। फिर बात करते हैं दूसरी, वो आता औरंगजेब की धार्मिक नीति। धार्मिक नीति औरंगजेब की, इससे पहले अगर हमने अकबर की आपने जो है देखा होगा, जिसने यहां सुदृढ़ किया था मुगल साम्राज्य को, तो उसने भी धार्मिक नीति को अपनाकर ही इसे सुदृढ़ किया था। कैसे, मित्रता की नीति अपनाकर सभी को धर्म के नाम पर उसने ऐसे कार्य किए। वो नीति बताती है, नीति होती है कि किस कार्य को करने से आपको क्या परिणाम मिलने वाले हैं, वो नीति, वो प्रक्रिया बताती है। तो अकबर ने क्या किया था, उसने हिंदुओं के साथ जो वैवाहिक संबंध स्थापित किए, हिंदू राजकुमारियों के साथ, तो राजपूत उनके जो है वो क्या बन गए, मित्र बन गए। तो वो राजपूत जिनका सहयोग पाकर उसने जो है बहुत सारे युद्धों को जो है उनको ही भेजकर जीत लिया। ये दिमाग था ना उनका। तो भाई लेकिन औरंगजेब था और उसने क्या किया, धार्मिकता की नीति को याद होगा आपने, उसने क्या किया, उसने 1564 ईस्वी में क्या किया भाई, धार्मिक कर को हटा दिया। उसके बाद उसने जजिया कर को जो हिंदुओं के ऊपर लगता था, गैर मुसलमानों को लगता, तो इस तरह से क्या था, ऐसे कार्य करके उसने अपना मित्र बना लिया। लेकिन औरंगजेब जो नीति अपनाई तो बिल्कुल विपरीत थी। उसने क्या किया, मंदिरों को तोड़ा, मूर्तियों को नष्ट करवाया, ठीक है, और वहां पर मस्जिदें बनवाई। और 1669 ईस्वी में, 79 ईस्वी में जजिया कर को पुनः लगा दी, जिसे अकबर ने बंद कर दिया था जजिया कर को लेना, कि भाई धर्म के नाम पर ही कर लगाना। इससे क्या हो गया, लोग जो है असंतुष्ट होंगे, अपने ही लोग, अपने साम्राज्य के ही लोग, और इस प्रकार से वो क्या करेंगे, वो जो है हमेशा चाहेंगे कि ऐसा राजा जो है वो हमारी राजगद्दी पर ना बैठे, और उसके लिए षड्यंत्र रचे जाएंगे। तो ऐसा जो है काम अकबर ने नहीं किया, लेकिन इन्होंने किया, जजिया कर लगाकर। इस प्रकार उसने हिंदुओं को अपना शत्रु बना लिया, खासतौर पर राजपूतों को, ठीक है। इसके अलावा और क्या किया उसने, कि जो हिंदुओं को बलपूर्वक जो इस्लाम बनाने का भी जो है वो षड्यंत्र रचा गया, उनको शामिल किया जाने लगा जबरदस्ती, ठीक है। तो ये कार्य भी से भी जो है ये भी धार्मिक तौर पर जो है गलत नीति थी औरंगजेब की। इसके अलावा जितने भी हमारे जो धार्मिक रीति रिवाज थे उन पर उसने कड़ी पाबंदियां जो लगा दी। जैसे कि जो है कहीं अगर आपने मान लो वैष्णो मंदिर जब आपने जो है जाना है तो वहां पर जाने की जो है मनाही होगी, या फिर जो है कर देना पड़ा। तो इस तरह से ऐसे कार्य करके क्या हुआ, उसने राजपूतों को, मराठों को, जाटों को, सिखों को और सतनामी जो लोग थे उन्हें जो है अपना कट्टर दुश्मन जो है वो बना लिया अपनी धार्मिक नीति के कारण। समझाई। फिर दूसरा तीसरा आता है राजपूतों से दुर्व्यवहार। जहां अकबर ने जो राजपूतों से अच्छा व्यवहार किया, अपना मित्र बनाया, इसने बिल्कुल भी उल्टा किया, कट्टर सुन्नी मुसलमान था। तो इसने क्या किया भाई, राजपूतों के प्रति माना जाता कि जब तक जो राजपूत जो बड़े बड़े जैसे जिसमें जो है, अगर हम जसवंत सिंह की बात करें, अजीत सिंह की बात करते हैं, जब तक ये शासक रहे तब तक तो उनकी हिम्मत नहीं हुई। लेकिन जैसे ही इनकी डेथ हुई उसके पश्चात जो है ये कट्टरता थी वो और भी कट्टरता में परिवर्तित हो गई। और उन्होंने क्या किया, राजपूतों के साथ जो है, खासतौर पर अगर हम बात करते हैं राजपूतों में, तो राजपूतों में बात करते हैं कि जो जसवंत सिंह की जो रानियां थी, जो विधवा रानियां थी, उनको उससे शाही हरम में ले जाया गया, जहां गलत लेडीज को रखा जाता था, उनके साथ जो गलत रिश्ते अपनाए जाते थे राजाओं के द्वारा या कर्मियों के द्वारा, ऐसी जगह पर ले जाना यह अपमान था। तो इसे राजपूतों ने अपना अपमान समझा और उनके बेटे को जो है वो जबरदस्ती जो मुसलमान बनाने की कोशिश किया जाना, अजीत सिंह को,
तो ये सारे जो कार्य थे, इससे जो क्या थे, जो राजपूत थे वो इसके खिलाफ हो गए। तो इस प्रकार से जो विस्तृत और जो सशक्त साम्राज्य जो है जिन राजपूतों के सहयोग से बना था, अब उसी को ही गिराने में राजपूत जो है वो लग गए। तो औरंगजेब की इस मूर्खतापूर्ण नीति के कारण ही ये विनाशकारी परिणाम हुआ कि उनका पतन हुआ। ये तीसरा कारण हुआ। ठीक है जी, इसके लिए औरंगजेब उत्तरदायी था। चौथा आता है मराठों से दुर्व्यवहार। यही नहीं रुके, मराठे, दक्षिण भारत में मराठे जो है वो अपनी बड़ी पहुंच जो रखते थे, ये कहते हैं। और उनमें सबसे बड़ा जो नाम आता है मराठों में, वो आता है मराठा शिवाजी। याद होगा आपको, सरदार शिवाजी। तो शिवाजी जो है का जो नेतृत्व थे दक्षिण में मराठे कर रहे थे। लगातार जो है, आपने अभी आगे भी पढ़ेंगे कि औरंगजेब ने अपने आयु के जो महत्वपूर्ण 25 वर्ष हैं वो दक्षिण में ही गवा दिए मराठों के साथ युद्ध करने में, और मिला कुछ भी नहीं। एक युद्ध में अगर हम मराठों के बारे में पढ़ते हैं, शिवाजी की बात यहाँ चल रही है, तो शिवाजी के बारे में हमेशा आपने जो है याद रखना है कि शिवाजी जो है एक पुरंदर का जो है वो युद्ध हुआ था, जिसमें शिवाजी जो है वो ने संधि करना जो है स्वीकार कर लिया था। और 1665 ईस्वी में जब वो राजा के दरबार में आगरा में पहुंचे, ये वहीं का जो फोटो है एक तरह से बनाया हुआ, तो भाई उन्हें धोखे से गिरफ्तार, जबकि उनको बुलाया गया था वार्ता के लिए, लेकिन उनको पकड़ लिया गया, कैद कर लिया गया धोखे से। लेकिन भाई वो निकले और उस जेल से आज़ाद हुए, किया उन्होंने अपने आप को। और उसके बाद जब तक उनकी मौत 1680 तक जब उनकी मौत नहीं हुआ, उसके बाद उन्होंने मराठा जो लोग थे उनके साथ, अपने सिपाहियों के साथ, जो ये मुगल जो शासक था औरंगजेब, इसको पूरी तरह से जो द्वंद्व युद्ध नहीं कहते हैं, उसके कहते हैं एक बीच में ही आकर जो है किसी के ऊपर टूट पड़ना, तो एक तरह से छंदम जो युद्ध जिसे कहते हैं, इस तरह की नीति जो है अपनाई और लगातार जो है जो मुगलों को ये हानि पहुंचाते रहे शिवाजी अपने जीवन काल में। उसके पश्चात उनके बेटे आए, बेटे का नाम था, याद रखना, बेटे का नाम था छत्रपति संभाजी राजे, और नाम जो है के साथ उनका काम भी था। माना जाता है उन्होंने अपने जीवन में लगभग 31 वर्ष की उम्र में ही, याद रखना, ओनली 1 ईयर्स में ही उन्होंने 210 युद्ध लड़े थे और बुरी तरह से जो है मुगलों को हराया नहीं था, एक तरह से उनको नुकसान पहुंचाया था। तो माना जाता है जब उनको जो है वो 31 वर्ष की जब उनकी आयु थी उस समय, तो उनको जो है जब मतलब औरंगजेब के द्वारा जो है जब उनको उनका जो है सर कलम कर दिया गया, तो उससे कलम करने से पहले उन्होंने एक कहा था कि काश मेरा बेटा भी तुम्हारी तरह होता, तो मेरा आगे जो है पूरा हिंदुस्तान जो नतमस्तक होता। तो इतने जो है सक्षम थे छत्रपति संभाजी राजे। तो इनके साथ ऐसा व्यवहार करना कि मराठों के साथ, शिवाजी के साथ पहले धोखे से कैद कर लेना और उनके बेटे को कत्ल कर दिया जाना, इन सब से जो मराठे थे वो क्या हो गए, नाराज हो गए। क्लियर हो? और इस प्रकार से उन्होंने भी औरंगजेब को नुकसान वो पहुंचाते रहे। ये है चौथा। फिर पांचों भाई यहाँ ये नहीं रुके, सिखों से भी उन्होंने दुर्व्यवहार किया। वो किसी भी धर्म को नहीं मानते थे, केवल इस्लाम को ही मानते थे। तो सिखों के में बात कर लेते हैं। देखिए औरंगजेब के ही शासनकाल में सिखों के जो, याद रखना, ये बहुत बड़ी कुर्बानियाँ, देखिए सिखों ने बहुत कुर्बानियाँ दी हैं हिंदू धर्म के लिए। मैं ये नहीं कहूँगा सिख धर्म उस समय ईजाद नहीं था, हिंदू धर्म को या फिर हिंदुस्तान को आज़ाद करने में सिखों का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, मानना पड़ेगा। हंसी की बात नहीं है, याद रखना, ये हंसी के पात्र नहीं है सिख, ये उनके शाबाशी के पात्र हैं। कभी पढ़िए इनके बारे में। तो भाई 11 नवंबर 1675, मैंने रेड इसलिए किया है क्योंकि मैंने जब पीछे अपनी वीडियो को देखा तो मेरे को याद आया कि मैंने यहाँ पर जो है वो शायद 1665 किया हुआ एक जगह के ऊपर, और ये 65 नहीं है, 1675 बिल्कुल सही जो है 11 नवंबर 1675 ईस्वी के इनके सिखों के 9वें गुरु थे गुरु तेग बहादुर। याद रखना, गुरु तेग बहादुर, जिन्होंने कश्मीर के जो हिंदू लोग थे उनको बचाने के लिए जो है अपनी बलि दे दी थी, सर कलम करवा दिया था, बहुत सारी यातनाएं उनको दी गई और बाद में उनका सर जो है वो कलम कर दिया गया था चांदनी चौक में। ठीक है, तो इतनी बड़ी कुर्बानी दी जाना, और यही नहीं रुकी है कुर्बानी। उसके बाद उनके बेटे हुए जिनका नाम था गुरु गोविंद सिंह, उन्होंने 1699 ईस्वी में अपने देश की आज़ादी के लिए या हिंदू धर्म को बचाने के लिए जो है वो खालसा पंथ की जो है नींव रखी। खालसा पंथ, इस तरह से 5 चीज़ों का अनिवार्य कर दिया गया। हाथ में एक तलवार, एक सेना जो है तैयार की,
किससे लड़ने के लिए? मुगलों से लड़ने के लिए। तो भाई ये, लेकिन क्या हुआ, बदले में उनके 4 बच्चों को छीन लिया गया, 2 को जो है वो दीवार में चिनवा दिया गया। पढ़ना कभी। तो इस तरह की कुर्बानियां दी गई इन लोगों के द्वारा, तो इनसे भी नाराज जो है सिख कम्युनिटी जो है वो नाराज होगी। तो ये नाराज होना भी पतन का कारण बना। ठीक है, क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। वो है छठा कारण कि औरंगजेब की दक्षिणी नीति, जिसकी बात हम थोड़ी सी चर्चा कर भी चुके हैं, कि औरंगजेब ने अपने जीवन के महत्वपूर्ण 25 वर्ष दक्षिण में ही बिता दिए। वो चाहता था, उसने औरंगजेब के बारे अकबर की चीजों को भूल दिया था। अकबर ने दक्षिण को जीता था, लेकिन कुछ कर्जे के बदले कुछ कर के बदले में उन्हें वापस दे दिया गया था और वहां से केवल कर वसूल करता था। उसको मालूम था कि दक्षिण में ज्यादा जाना उचित नहीं, जितना कर जो साम्राज्य है, जितनी कर योग्यता है उतना ही संभाला जाए, ज्यादा विस्तृत लोगे तो वो खराब रहेगा। खासकर उस समय जब हमारे पास वहां तक पहुंचने के लिए कोई संसाधन नहीं थे, रेलवे नहीं थी, जहाज नहीं था, तो उस समय बड़े साम्राज्य को संभालना बहुत मुश्किल कार्य था। तो लेकिन औरंगजेब नहीं माना। वो तो भाई, हालांकि उसमें कमियां बहुत थी, अकबर में योग्यता थी, वो कर सकता था, लेकिन उन कमियों के बावजूद भी उसने जब दक्षिण में 25 वर्ष किसको, गोलकुंडा और बीजापुर जैसी रियासतों को अपने साम्राज्य में मिलाने के लिए और मराठों के जो गढ़ थे उनको अपने साम्राज्य में लाने के लिए। अलग बात है कि वो 25 वर्ष में 1 इंच भी जगह जो है वो छीन नहीं पाया। सारी की सारी, जैसे ही उसकी मौत हुई, सारी की सारी चीजें, ये सारी जगहें फिर से वापस छीन ली गई। क्लियर हो गया। तो ये औरंगजेब की जो दक्षिणी नीति थी। और उत्तर भारत में क्या हो रहा था कोई पता नहीं। उत्तर भारत में बहुत सारे जो पंजाब में सिख जो है उस, या फिर जो है नाम, बहुत सारे लोगों ने जो है वो वहां पर विद्रोह करना शुरू कर दिया था। उनकी शक्तियां जो है वो बढ़ रही थी उत्तर भारत में, क्योंकि राजा कहां था, दक्षिण में था, तो उनको बढ़ने का मौका मिल गया। तो ये भी कारण हुआ उसके पतन का। सातवां आता है औरंगजेब का संदेहशील स्वभाव। इतना संदेहशील स्वभाव कि अपने बेटों को ऊपर भी वह संदेह भरी नजर से देखता था। उनके ऊपर विश्वास नहीं था। भाई विश्वास होगा भी क्यों, मानते ना। उसने क्या किया था अपने बेटे, अपने पिता के साथ, क्या किया था शाहजहां के साथ, उन्हें कैद कर लिया था आगरा के किले में, और वो बड़ी बुरी हालत में मर गए थे। समझे नहीं बात। तो जो अपने बाप के साथ ऐसा कर सकता था, उसे मालूम था मेरे साथ भी ऐसा हो सकता था। इसलिए इसने क्या किया, अपने शहजादों को कभी भी महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्त नहीं किया, ज्यादा जानकारी नहीं दी कैसे शासन चलता है। कहीं ऐसा नहीं कि मेरा सर कलम कर दे, है ना। गलत काम किया होता तो ऐसा ही होता है ना, उसका परिणाम तो मिलते ही है। तो भाई संदेहशील स्वभाव, कई मंत्रियों को उसने सर कलम करवा दिए जो अच्छे थे, इसलिए क्योंकि किसी ने उसको गुप्तचरों ने बताया भी ऐसा है, वो चाहे नहीं भी था, उसको सर कत्ल कर दिया गया। तो ऐसे कार्य, ऐसे करने से क्या हुआ, अब उनके शहजादों की ही बात करें, जब उनकी बातों को या उनको नकारा गया तो उन्होंने क्या किया, उसके विरुद्ध षड्यंत्र रचना शुरू किया, विद्रोह करना शुरू कर दिए। तो इससे क्या हुआ कि अपने घर में ही अराजकता फैल गई, अपने साम्राज्य में ही। और अतः अगर औरंगजेब की मृत्यु की बात करें तो उसके बाद के जो, अब उनके उत्तराधिकारियों ने ही शासन करना था ना, अब जिनको सिखाया ही कुछ नहीं गया था, वो क्या कार्य संभाल पाएंगे, वो क्या राज कार्य को संभाल पाएंगे। तो ये असमर्थता थी किसके कारण, इसी औरंगजेब के कारण। क्योंकि अगर उसने अपने बच्चों को अच्छा सिखाया होता राजपाट कैसे चलता है, तो शायद वो लंबे समय तक मुगल साम्राज्य और भी राज जो है वो कर पाते। तो ऐसा किसने किया, औरंगजेब। ये भी इसके लिए उत्तरदायी है, संदेहशील स्वभाव। फिर आठवां था विशाल साम्राज्य, जिसकी बात पहले भी कर चुके हैं कि इतना विशाल साम्राज्य, अगर हम अकबर के ही शासनकाल की बात करें तो ये बंगाल से लेकर अफगानिस्तान और कश्मीर से लेकर जो है वो गोदावरी नगर तक जो है फैला हुआ था। दक्षिण के जो प्रांत थे उनको छोड़ दिया था, वहां से कर वसूले जाते थे। लेकिन भाई औरंगजेब तो औरंगजेब ठहरा, उसने दक्षिण तक जो है, कावेरी नदी तक जो है अपने साम्राज्य को पहुंचा दिया। ठीक है, तो भाई ये उसको तो इतने पहले भी विशाल था, और उतने विशाल साम्राज्य को और विशाल बनाकर ये उसकी भूल थी, क्योंकि उस समय कोई यातायात संचार के साधन भी नहीं थे। समझे बात। तो अकबर, जहांगीर तथा शाहजहां ने दक्षिण राज्यों से केवल जहां पर अधीनता स्वीकार कर ली थी, इसने संतोष नहीं लिया और आगे बढ़कर यहां पर भी अधिकार कर लिया। शायद उसे मालूम नहीं था मोहम्मद तुगलक ने क्या किया था भाई, याद होगा आपको। उसने दिल्ली से जो है राजगीर को अपनी, जिसे दौलताबाद कहा गया, दक्षिण में जो है, दक्षिण की तरफ राजधानी को ले गया दौलताबाद में। क्यों ले गया, वो इसलिए ले गया ताकि जो है, क्योंकि जो है उत्तर से तरफ मंगोलों को जो आक्रमण चले रहते थे, और उसको लगा कि यहाँ पर बैठ के मैं क्या करूँगा, दक्षिण की तरफ भी देख पाऊंगा। और उसकी भूल रही और बाद में उसे फिर से दिल्ली जो राज कर आता ना, मोहम्मद तुगलक की भूले 5 भूले, तो उनमें से एक थी। तो
वो उससे भी नहीं सीख पाया कि मोहम्मद तुगलक ने ऐसा किया था, मैं तो ऐसा ना करूं, दक्षिण में चला गया। तो भाई दक्षिण जो है उसके लिए क्या हुआ, पतन का की तरफ और भी अग्रसर हुआ मुगल साम्राज्य। क्लियर हो गया। अब बात करते हैं, ये तो 8 के कारण थे जिनके लिए औरंगजेब उत्तरदायी था सीधे सीधे। अन्य कारण में वो कारण है जहां पर औरंगजेब उत्तरदायी नहीं था। 9वां कारण क्या है, उत्तराधिकार के नियम का ना होना। समझे बात क्या है, उत्तराधिकार के नियम का ना होना, समझते हो ना। उत्तराधिकार, देखिए कभी कई बार आप लिख रहे हो उत्तराधिकारी, भाई ऐसा उत्तराधिकार जो वर्ड है वो उत्तराधिकार सही है। भाई उत्तराधिकारी होते क्या, उत्तराधिकारी से उत्तराधिकार आया कि मृत्यु के पश्चात, मुगल बादशाह की मृत्यु के पश्चात कोई भी बादशाह मरता है तो भाई कौन राजगद्दी के ऊपर बैठना, इस प्रकार का कोई नियम, ज्येष्ठ पुत्र बैठेगा या कोई जिसको नमनित कर दिया वो बैठेगा, है ना। अब राजा को क्या पता कि कौन सा उसका प्रिय है, तो वो या तो पहले ही मरने से पहले ही जो किसी को घोषित कर दे तो बहुत बढ़िया है। उससे क्या होगा कि सभी राजकुमारों में जो है वो लड़ने की आवश्यकता नहीं होगा। ऐसा होता था कि बादशाह जैसे ही मृत्यु हो जाती थी सारे राजकुमार जो है अपने अपनी सेना के लेकर जो है एक दूसरे के साथ लड़ना शुरू कर देते थे। तो जहां घर में ही युद्ध छिड़ जाए तो वहां क्षति किसकी होगी, बाहर वालों की तो नहीं होगी ना, अपनी ही क्षति होगी और उससे क्षीण हो जाएगी हमारी ताकत। और इसका फायदा किसको मिलेगा, जो बाहर के राजा है। और इस प्रकार से ये कारण रहा कि इसका विनाशकारी प्रभाव जो है वो पड़ा, किसके कारण, कि उत्तराधिकार के नियम का ना होना। इस कारण जो है बहुत सारा जन और धन की जो है हानि होती थी जब भी राजा या बादशाह की मृत्यु हो जाती थी। क्लियर हो गया, ये 9वां कारण। फिर आता है 10वां कारण, औरंगजेब के दुर्बल उत्तराधिकारी। दुर्बल जिसकी बात हम कर चुके हैं, औरंगजेब के बाद जितने भी उत्तराधिकारी आए, औरंगजेब ने अपने बच्चों को पढ़ाया नहीं, कुछ नहीं, लिखाया नहीं किया। ये भाई किस में मस्त रहते थे, सूरा और सुंदरी में। बहुत बड़ा साम्राज्य था, जरूरत ही नहीं करने की। ऐसा होता ना कि बहुत सारे जो माँ बाप है अपने अपने बच्चों को सब कुछ लेकर आ देते, गाड़ी बंगला सब कुछ इकट्ठा कर दिया पैसा, और वो सोचता बच्चा अरे क्या जरूरत है मुझे करने की, कोई मेहनत करने की आवश्यकता नहीं, मेहनत कोई करना नहीं चाहता है। तो भाई वो क्या करेगा, उसको ही खाएगा। और वो होता ना एक पीढ़ी बोले खाने वाली होती है, एक जो है मजे लेने वाली। तो ऐसे ही हुआ भाई, आगे आने वाली पीढ़ी कैसी थी, मजे लेने, सिखाया कुछ नहीं बाप ने। तो आगे से आगे क्या हुआ, पिता को देखते हुए सारे के सारे जो है वो एक के बाद, बहादुर शाह की बात करें, बहादुर शाह प्रथम की बात करते हैं, वो सहाय बेखबर, कोई पता ही नहीं, बस रंगरलियों में डूबा हुआ, सुंदरियों में डूबा हुआ, कहा गया है उसको सहाय बेखबर। उसके बाद जहांदार शाह की बात करते हैं, जो जहांदार शाह को क्या कहा जाता था, वो वैश्या थी, एक लाल कंवर नाम था उनका, उसमें लट्टू हो गया, फिदा हो गया, इतना लट्टू हो गया कि उसने जो कहा वैसा किया। उसने कहा भाई मेरे पिता को ये बना दो, मेरे भाई को ये बना दो, तो रिश्तेदारों को उच्च पदों पर नियुक्त कर दिया गया। भाई जिसमें योग्यता ही नहीं थी उनको बिठा दिया गया बड़े पदों के ऊपर, तो वो क्या करते ना, कुछ नहीं करते, डुबोते अपने देश को, अपने साम्राज्य को। तो वैसा ही हुआ। और वो कहाँ रहता था भाई, मदिरा में डूबा हुआ। और वहां पर जहां पर लोगों की प्रजा के लिए जो है वो शिकायतें सुनी जाती है, उनके लिए कार्य किए जाते हैं, वहां नर्तकियां घुंघरू पहनकर जो थिरकती थी। फिर आते हैं मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह ये इतने अयास थे कि इनका नाम जो रंगीला पड़ गया, रंगीला। तो भाई आने वाले जितनी भी पीढ़ियां थी वो कैसी थी, ऐसी ही थी, रंगीले की तरह, मोहम्मद शाह की तरह, इस तरह। तो ये कारण बना 10वां कारण, मुगल साम्राज्य के पतन का कारण। फिर आता है 11वां, मुगल अमीर। अमीर कौन हुए, जो जैसे कि भाई भारतवर्ष में प्रधानमंत्री, जितने मंत्री हैं ना, मंत्रियों के अलावा भी एक ऐसी सेना होती है जिसके ऊपर जो है वो पूरा का पूरा देश जो चलता है, प्रशासनिक जो ढांचा जो है चलता है। जैसे कि छोटा सा ले लेता हूं, आपके मंडी जिला के जो है प्रमुख हैं वो कौन है, डिप्टी कमिश्नर, है ना, ठीक है, जिन्होंने एक बड़ा मेहनत करी है, बहुत पढ़े लिखे हैं, उसके बाद जो है एक टेस्ट दिया, फिर वो जाके पास हुए, फिर जाके वो डिप्टी कमिश्नर हुए। तो एक बड़ा लंबा चौड़ा उनको जो है वो शासन चलाने का एक, अरे असली मायने में, सही मायने में शासन तो यही लोग चलाते हैं, मान लेना इस बात को। तो भाई ऐसे लोग, उनको अमीर कहा जाता था उसमें। तो अमीर भी कैसे हो गए भाई, सही मायने में अमीर हो गए, बादशाह की तरह, पैसा बहुत आ गया इनके पास। और जब पैसा आता है ना तो उसमें हर कुछ होता है। तो वैसे ही उनकी जिंदगी में हुआ, वो कैसे हो गए, भोग विलासी हो गए, राजा की तरह, अच्छा जीवन। और क्या हुआ, जो आम लोग थी उनके जो है उनकी तरफ ध्यान ही नहीं रहा, उनको चूसा जाने लगा, कर बढ़ाए गए। और मुगल साम्राज्य की जिस प्रतिष्ठा जो थी, जिसे अकबर ने जो है वो, या अकबर के बाद जो है वो शाहजहां तक चलती रही वो प्रतिष्ठा, उस प्रतिष्ठा को बड़ा आघात लगा। अब जो है कई तरह के गुट बन गए सरदारों में भी, कुछ अच्छे कुछ बुरे। और जो बुरे थे वो उन अच्छों को कुचलने के लिए लगातार तत्पर रहते थे। और इसलिए क्या करते थे, विदेशी आक्रमणकारियों के साथ गठजोड़ करने लगे, भैया आओ इसको हराओ, इसको मारो, ऐसे ना गठजोड़।
एक दूसरे के साथ षड्यंत्र रचना, ये काम जो है होने लगे मुगल अमीरों के। क्लियर है? तो ये होगा 11वां कारण। और 12वां कारण था मुगल सेना की दुर्बलता। मुगल सेना दुर्बल होगी, कमजोर होगी। भाई जहां पर राजा रंगरलियों में व्यस्त रहे, सुर और सुंदरी में व्यस्त रहे, सैनिक जो है सैनिकों की कुशलता की तरफ ध्यान ना दिया जाए। देखिए भारतवर्ष की जो सेना है ना, वो पूरे वर्ल्ड में अपनी लोहा मनवाती है। क्यों? क्योंकि उनकी लगातार संघर्ष रहती है। रेगिस्तान से लेकर जो है वो पहाड़ी इलाकों में इनको भेजा जाता है। उनकी लगातार संघर्षरत जो लाइफ बनी रहती है, वहां उनको ट्रेनिंग दी जाती है, बदलते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि युद्ध नहीं हो रहे हैं तो वो उनको युद्धों की तरह अभ्यास करवाए जाते हैं। क्यों भाई? ताकि कभी युद्ध हो तो वो अपने जौहर को दिखा सके, है ना। तो वैसे ही होता था पहले भी, लेकिन अब भाई जितने भी राजा था उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया सेना की तरफ। और इस प्रकार से क्या हुआ, जो सैनिक शक्ति थी वो निर्बल होगी, दुर्बल हो गई। तो ऐसी दुर्बल सेना, देखिए कैसी दुर्बलता का कहां से पता लगता है। पता लगता है कि एक तो सबसे पहले जो भर्ती के नियम थे, माँ बोलता है कि जो भर्ती के नियम थे वो अच्छे नहीं थे। मनसबदार होते थे, उनकी सेना अपनी होती थी, मनसबदार, ठीक है, उनकी सेना होती थी, वही भर्ती करते थे और उसी सेना को आगे जो है राजा को दिया जाता था। एक जैसे कि हमारी टीम बनती है ना, एक एग्जांपल देता हूं, जैसे कि डिस्ट्रिक्ट की जो कबड्डी टीम है ना, वो किसी एक स्कूल से नहीं आती, कभी एक स्कूल से कभी दूसरे, ऐसे ऐसे अलग अलग स्कूलों से जो है वो अच्छे जो खेले जाते हैं उनको जो है वो इकट्ठा किया जाए। अब वो अलग अलग जगह से आए हैं, अलग अलग स्कूलों से आए हैं, उनके बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं है, इसलिए उनको कोऑर्डिनेशन बनाने के लिए पहले जो है एक जगह पर जो है वो महीना भर रखा जाता ताकि वो आपस में समझ पाए, तभी तो लड़ पाएंगे ना आगे एक तरह से। लेकिन यहाँ पर क्या था भाई, जैसे ही राजा को जरूरत होती थी मनसबदार अपनी सेना को भेज देते थे और इकट्ठे हो जाते थे। अब एक मनसबदार की सेना हो सकती है कुशल, लेकिन दूसरे को हो सकती नहीं कमी, तो और एक दूसरे में कोई जो है वो समावेश नहीं है। तो ये जो सेना होती थी कैसे होती है, अनुशासन भी नहीं होता था और कुशलता की बात की ही खत्म होगी, क्योंकि जैसे जब राजा ही कुशल नहीं रहा तो कुशलता सेना में कहाँ रही। तो ये कारण भी था। और ये जो सेना होती थी अपने मन सबदारों से ज्यादा जो है वो देशभक्ति नहीं, भक्ति जो है रखती थी अपने मनसबदारों के, क्योंकि मनसबदार उनको जो भर्ती करते थे और पे भी वही देते थे, तो इसलिए उनके ज्यादा जो है उनकी बातों को ज्यादा मानते थे और कई बार तो बादशाह की बातों को भी नहीं मानते थे सैनिक। तो ये, और एक और चीज कि जब कभी युद्ध में जाते थे भाई, युद्ध में जाते थे तो ये क्या करते थे भाई, बड़ी संख्या में स्त्रियों को ले जाते थे, दास दासियों को ले जाते, वैश्याओं को ले जाते थे। तो भाई वीर कम रह गए थे और विलासी जो है अधिक हो गए थे। तो ऐसी सेना कहां जीतेगी भाई, जीतेगी भाई, नहीं जीतेगी ना। तो ये भी कारण हुआ 12वां। फिर आ जाता है 13वां कारण, यह है आर्थिक दुर्बलता। सेकंड लास्ट में पहुंच रहे हैं हम, आर्थिक दुर्बलता। अकबर के समय में जो मुगल साम्राज्य, क्योंकि मुगल साम्राज्य का जो अगर हम बात करते हैं जो खजाना था वो भर गया। क्यों भरा भाई? क्योंकि उन्होंने कृषि में बहुत सारे सुधार किए, अच्छे सुधार किए, लोगों के लिए बहुत अच्छे थे और राजा के लिए भी बहुत अच्छे थे। वैज्ञानिक तरीके अपनाए गए और कृषि के जो है वो नए नए तरीके जो है अपनाए गए। उससे क्या हुआ, जो किसान थे उनकी आय बढ़ी, किसानों की बढ़ी तो मनसबदारों की बढ़ी, मनसबदारों की बढ़ी तो राज्य के जो है टैक्स अच्छा आने लगा। तो क्या था, जो राजकोष था वो भारी था। लेकिन जहांगीर आया, शाहजहां आया, वो उनसे निकम्मे थे, उनसे ज़्यादा योग्य नहीं थे। उन्होंने बहुत सारा पैसा जो है, जैसे शाहजहां की बात करें, उसने बहुत सारा पैसा जो है कई भवन बनाने में लगा दिया। पैसा तो लगा दिया लेकिन पैसा जो है वो आया नहीं, पैसा लग गया, पैसा आया नहीं। तो भाई राजकोष जो है वो घाटे में, नुकसान में जाने लगा। फिर आगे करें, औरंगजेब की बात करें, औरंगजेब ने दक्षिण अभियान किया, लगातार लड़ाइयाँ लड़ी। लगातार लड़ाइयाँ लड़ने का मतलब क्या होता है भाई, अपना राजकोष खाली होता है। तो भाई पैसा, जिसके पास पैसा नहीं है वो सक्षम कभी भी नहीं हो सकता है। तो सीधी बात है, ये खजाने खाली होना ही पतन का कारण भी बना। 13वां। अब बात करते हैं 14वां, यह है सेकंड लास्ट, विदेशी आक्रमण। पता लग गया विदेशों में कितना कर खोखला है मुगल साम्राज्य। तो इसकी दुर्बलता को उजागर होते ही नादिर शाह जैसे और अहमद शाह जैसे, अब्दाली जैसे लोग थे, उन्होंने साम्राज्य की ईंट से ईंट बजाकर रख दी। नादिर शाह ने 1739 ईस्वी में सर्वप्रथम, जो उसमें मुगल सम्राट मोहम्मद शाह थे, मोहम्मद शाह, तो उनके शासनकाल में जो है वो दिल्ली को बुरी तरह से तहस नहस कर दिया और लगभग 70 करोड़ रुपए अपने साथ जो काबुल ले गया, ठीक है, लूट कर। और फिर उसके बाद आया भी नादिर शाह, है ना, नादिर शाह नहीं, अहमद शाह अब्दाली, नादिर शाह के बाद। भाई ये 1747 से लेकर 1768 के बीच में 8 बार आक्रमण किए भारत पर
उनको मालूम था क्या धन है, धन दौलत लूटी और चले गए, और बाद में पंजाब को भी अधिकार कर लिया, पंजाब ही छीन लिया गया जो सबसे, जहां से सबसे ज़्यादा टैक्स आता था। तो इस तरह से इन चीज़ों के कारण क्या हो गया, खोखला हो गया पूरी तरह से। कौन, मुगल साम्राज्य की बात करें, खोखला हो गया विदेशी आक्रमणों के कारण। और अंतिम आज रह जाता वो है कि रही सही कसर थी किसने की, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्ति का उत्थान। वो कंपनी जिसे 1600 ईस्वी में जो है वो स्थापित किया गया था, कहाँ पे, कहाँ किया गया था, ये ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई गई थी, ताकि जो है जो ईस्ट के जितने भी देश हैं उनके साथ, जिसमें भारत भी शामिल था, उनके साथ जो है ये कंपनी जो है उनको व्यापार करने का अधिकार दे दिया गया ईस्ट इंडिया कंपनी को। जैसे कि कंपनी समझते ना, जैसे कि अंबानी की कंपनी होगी, टाटा की कंपनी होती है, ऐसे ही ये कंपनी थी और उसे अधिकार दिया गया भारत के साथ या ईस्ट के जितने भी देश थे उनके साथ जो है व्यापार करने का अधिकार इसे प्राप्त हुआ। इस प्रकार से भारतवर्ष में आई। 1680 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत तथा पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने में उद्देश्य से कायम जो है वो कायम हुई। इससे पहले अगर हम बात कर लेते हैं, देखिए कि औरंगजेब से पहले अगर हम बात कर लेते हैं, क्योंकि औरंगजेब पहले से ही जो है ये जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो भारतवर्ष में आ गई थी। और अगर आपको याद होगा तो ये जहांगीर के शासनकाल में, याद रखना, जहांगीर के शासनकाल में सर्वप्रथम ईस्ट इंडिया कंपनी जो है 1615 ईस्वी में टॉमस रो ने, याद रखो आपका, टॉमस रो ने 1615 ईस्वी में पहली एक तरह से जहांगीर के साथ पहली संधि करने में वो सफल हुआ था, और इस प्रकार से व्यापारिक या व्यापार करना जो है संभव हुआ था उस संधि के अनुसार। और पहली उन्होंने सूरत में, दक्षिण में सूरत में अपनी जो है वो एक कोठी जो है, कोठी का मतलब क्या होता है, कोठी का मतलब होता है फैक्ट्री जो है तैयार की, बनाई थी सूरत में। तो इस प्रकार से वो दिन से शुरू हुआ था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार करना भारतवर्ष में। और आहिस्ता आहिस्ता करके, याद होगा आपको, बक्सर की लड़ाई हुई थी, बक्सर की लड़ाई हुई थी 1764 ईस्वी में, और उसमें 3 शासक थे, बंगाल के भी थे, और यहाँ बात करते हैं जो भारत के थे शाह आलम थे, वो हार गए थे पूरी तरह से। और इस प्रकार से 65 में जो है वो बंगाल पर पूरी तरह से अंग्रेजों का अधिकार हो गया। और इस प्रकार से ये जो कंपनी, एक ब्रिटिश इंडिया कंपनी जो केवल एक व्यापारिक कंपनी थी, अब वो यहाँ के राजा भी बन गए। अब वहाँ पर गवर्नर और गवर्नर जनरल जो है वो शासन करने लगे। और अंत में क्या हुआ, आपको याद होगा 1857 ईस्वी में जो अंतिम शासक थे जिनका नाम था बहादुर शाह जफर, उनको पकड़ लिया गया। पकड़ कहाँ लिया था, याद होगा ये भी कि हुमायूं का मकबरा था, वहाँ वो छिपे हुए थे दिल्ली में अपने बेटों के साथ। वहाँ पकड़ कर जो है, वहाँ पर जो है हडसन, जो उनको जब मेजर जो हर्ट्स थे उन्होंने उसको पकड़ा, और पकड़ने के पश्चात कहाँ भेज दिया गया था भाई, रंगून में भेज दिया गया था, जहाँ पर 1862 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो गई। तो इस प्रकार से जो रही सही कसर थी वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया, मुगल साम्राज्य का अंत हो गया। तो ये पढ़ा हमने मुगल साम्राज्य के पतन के कारण, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब अंतिम लाइनें, हमेशा आंखें खोलकर चलें, क्योंकि अक्सर हम आंखें बंद करके चलते हैं, मैं ऐसा मानता हूँ। हमें दिखाई ही नहीं देता है अपने सिवा कि क्या अच्छा हो रहा है, क्या बुरा हो रहा है। बुरा होते होते भी हम जो है उसे देख नहीं पाते हैं। मैं अपने दर्द की दास्तां सुनाऊं कैसे, जो बीत रही मेरे साथ वो बताऊं कैसे। सभी आंखें मूंदे चलते हैं इस धरा पर, सभी आंखें मूंदे चलते हैं इस धरा पर। मैं आबाद भी हूँ तो हूँ कैसे, तो हूँ कैसे। ऐसे बहुत सारे लोग आपसे सवाल कर रहे हैं कि मैं आबाद होना चाहता हूँ। भाइयों, मेरे दर्द को भी देखो, मेरी पहचान भी करो। मेरा दर्द है वो आपके पास उसका हल है, लेकिन आप बिना हल के ही निकल जाते हैं। कोई जो है इनकी सुध नहीं लेना चाहता है। मैं चाहता हूँ, ये जरूरी है, आप बड़े हो रहे हैं, आप में ये समझ होनी ही चाहिए। तो आप हमेशा मुझे ध्यान से सुनते हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सभी का।